नमस्कार, मंत्रा ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश का टॉपिक चालू किया था, जिसमें हम लोगों ने 2 केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा कर ली थी, पहला अंडमान निकोबार और दूसरा लक्षद्वीप। उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर की, जो केंद्र शासित प्रदेश है अभी वर्तमान में। तो पहला चीज ये कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया, तो याद रखिएगा 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019 को सुरक्षा की दृष्टि से याद रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश अगर बनाना रहता है तो कोई ना कोई कारण होना जरूरी है। मैंने पहले वीडियो में 5 कारण बताए थे, उनमें से एक कारण था सुरक्षा। तो 31 अक्टूबर 2019 को इसको बनाया गया केंद्र शासित प्रदेश। उसके पहले ये एक राज्य था, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया। कारण क्या था? सुरक्षा। सुरक्षा की दृष्टि से इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, ठीक है। आगे है, इसकी 2 राजधानियां हैं, श्रीनगर और जम्मू। श्रीनगर और जम्मू, देखिए 2 राजधानियां इसलिए बनाई गई हैं क्योंकि श्रीनगर जो है, ठीक है, अगर जम्मू कश्मीर देखा जाए ये वाला एरिया, ठीक है, तो यहां से श्रीनगर ऊंचाई में है, जबकि आता है जम्मू जो है वो नीचे में, ठीक है। तो जब यहाँ पर बर्फबारी ज्यादा होती है, ठीक है, बर्फ ज्यादा गिरती है, तो आवागमन का जो रास्ता रहता है वो बाधित होता है, और बाधित होने के कारण जो विधानसभा चलती है, ठीक है, वो अवरुद्ध हो जाती है। तो राज्य की जो क्रमिक विधानसभा है वो चलती रहे, इसलिए यहाँ पर 2 अलग अलग राजधानियां बनाई गई है। तो जो श्रीनगर है, ठीक है, इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी का, यानी गर्मियों के समय विधानसभा यहाँ चलती है, और जो जम्मू है इसे शीतकालीन राजधानी कहा जाता है, और ठंड के समय यहां पर विधानसभा का कार्य चलता है, ठीक है, समझ गए। तो ऊपर में श्रीनगर और नीचे जम्मू, ठीक है, इसकी 2 राजधानियां हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी वर्तमान में यहाँ के हेड कौन है? मनोज सिन्हा। अभी वर्तमान में यहाँ के हेड कौन है? मनोज सिन्हा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसको सुरक्षा की दृष्टि से इसलिए बनाया गया है क्योंकि अगर कोई राज्य रहता है तो वहां की पुलिस और वहां का जो प्रशासन है वो राज्य के अंदर में काम करता है, यानी मुख्यमंत्री के अंदर में काम करता है, ठीक है। और पहले जो यहाँ मुख्यमंत्री थे, ठीक है, उनके अंदर में पुलिस काम करती थी, ठीक है। और जो आज यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से जो हमारे फौजी भाई है, यानी आर्मी लगी हुई है, वो केंद्र सरकार के अंदर में आती, ठीक है। तो इस प्रकार दोनों के बीच कोरिलेट नहीं जम पाता था, इसीलिए कभी कभी यहाँ से कुछ ऐसे आतंकवादी भारत के अंदर आ जाते थे, ठीक है। और अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जब बना दिया गया है, तो यहाँ की जो पुलिस है, केंद्र शासित प्रदेश यानी उसमें किसका शासन होगा? केंद्र का, ठीक है। तो वहां की जो पुलिस है वो किसके अंदर में आ जाएगी? गृह मंत्रालय यानी केंद्र सरकार के अंदर में आ जाएगी। और जो यहाँ की आर्मी है तो पहले से ही केंद्र सरकार के अंदर है, ठीक है। तो दोनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है, तो ये बेनिफिट ज्यादा देता है, ठीक है। तो अभी वर्तमान में सुरक्षा की दृष्टि से इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसका इतिहास थोड़ा सा है, और वो ये बोला गया है कि पहले जो था, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था, ठीक है। यहाँ के राजा थे राजा हरि सिंह, ठीक है। उनको बोला गया था कि आप, क्योंकि उस समय पाकिस्तान करंटी कट के अलग हुआ था, ठीक है, विभाजन हुआ था भारत का, ठीक है, पाकिस्तान कट के अलग हुआ था। अब हम ये जानते थे, क्योंकि हमारे भारत के जो उस समय के लीडर थे ये जानते थे कि पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर को अपने अधिकार के अंतर्गत करना चाहता है। तो कुछ समय बाद जम्मू एंड कश्मीर पर उन्होंने अटैक कर दिया, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। और जब उसके पहले अटैक करने से पहले भारत के जो लीडर थे वो जम्मू कश्मीर गए, वहां के राजा से मिले, हरि सिंह से मिले, और उनसे कहा कि आप एक काम कीजिए, भारत संघ में आप अपना विलय कर लीजिए, हमारे भारत देश के साथ विलय कर लीजिए। तो हरि सिंह ने मना कर दिया, हम अपना अलग देश रखेंगे, हमारे पास सब कुछ है, हम किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। तो उन्होंने मना कर दिया। अब मना करने के बाद, ठीक है, कुछ समय बाद इधर से पाकिस्तान ने, यानी कि ये वाला जो पाकिस्तान वाला एरिया है, पाकिस्तान ने कहां अटैक कर दिया? जम्मू कश्मीर वाले एरिया में अटैक कर दिया। पहले ये पूरा जम्मू कश्मीर था, ठीक है, अटैक कर दिया। तब हरि सिंह को ऐसा लगा कि अभी वर्तमान में हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि किसी देश को रोक पाए। तो हरि सिंह को ऐसा लगा कि मैंने भारत को मना करके बहुत बड़ी गलती की। फिर हरि सिंह गए भारत के पास, भारत में गए, वहां के जो लीडर उस समय जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल से निवेदन किया कि हम भारत संघ में मिलना चाहते हैं, हमारी रक्षा कीजिए। तब यहां से फौज गई और फौज ने फिर उनको रोका, ठीक है। तो इस प्रकार का हुआ था, ठीक है।
और यहाँ पर एक और चीज है, यहाँ पर एक लाइन खींची गई है, ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर लाइन खींची गई है, एक इधर और एक इधर। तो ये जो लाइन है इसे कहते हैं एलओसी और इसे कहते हैं एलएसी। ये लाइन ऑफ कंट्रोल है जो भारत और पाकिस्तान के बीच है, ठीक है, पीओके के पास है, अभी ये पाकिस्तान के कब्जे में है, ठीक है, ज्यादा दिन नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लाइन खींची गई है इसे एलओसी कहा जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। और ये जो चाइना के तरफ वाला एरिया है, ठीक है, इसे चाइना ने कुछ एरिया को अपने कब्जे में किया जिसे अक्साई चीन कहते हैं, तो इसे एलएसी कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसे 1972 में खींचा गया था और इसे 1962 में खींचा गया, ठीक है। तो याद रखेगा, एक डेट याद रखेगा, 24 अक्टूबर, याद रखेगा 24 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने भारतीय संघ में इसके विलय संबंधी समझौते पर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। तो राजा हरि सिंह कहां के शासक थे, जम्मू एंड कश्मीर के शासक थे। जब पाकिस्तान ने अटैक किया तो उनको लगा कि हम नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है, और उनके लिए यही अच्छा होगा कि भारत संघ में मिल जाए। तो उसके बाद उन्होंने फैसला किया और 24 अक्टूबर 1947 में उन्होंने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया और भारत के साथ मिल गए, ठीक है। तो वहां के राजा कौन थे, हरि सिंह। अब यहाँ पर छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे जम्मू, जम्मू को क्या बोला जाता है, मंदिरों की भूमि बोला जाता है। जम्मू को क्या कहते हैं, मंदिरों की भूमि, ठीक है। और कश्मीर घाटी को बोला जाता है धरती का स्वर्ग। कश्मीर घाटी को क्या बोलते हैं, धरती का स्वर्ग, ठीक है। आगे बढ़े, अगला देखते हैं हम लोग। अगला केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, ठीक है। अब ये लद्दाख केंद्र शासित जो प्रदेश है इसका निर्माण कब हुआ है, 31 अक्टूबर 2019। क्योंकि जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था तो ऊपर वाले भाग को लद्दाख बना दिया गया, ठीक है, और नीचे वाले भाग को क्या बना दिया, जम्मू एंड कश्मीर बना, ठीक है। ऊपर वाले भाग को लद्दाख और नीचे वाले भाग को जम्मू कश्मीर, ठीक है। दोनों एक ही समय कट के अलग हुए हैं तो टाइम दोनों का सेम रहेगा, 31 अक्टूबर 2019। इसका भी कारण रहेगा सुरक्षा, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से दोनों को अलग किया गया है, ठीक है। उसके बाद इसकी राजधानी याद रखिएगा, इसकी राजधानी क्या है, लेह। इसकी राजधानी क्या है, लेह, ठीक है। और याद रखिएगा लेह जो है, ठीक है, लेह जो है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। लेह जो है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। सबसे बड़ा, अगर सबसे पहले नंबर पे कौन आता है, कच्छ आता है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे कच्छ, दूसरे नंबर में क्या है, लेह, तीसरे नंबर में क्या है, जैसलमेर, चौथे नंबर में बाड़मेर और पांचवें नंबर में बीकानेर आएगा। तो एक क्रम होता है। और सबसे छोटा जिला अगर कभी पूछेगा तो वो है माहे, कहाँ है, केरल में, ठीक है। तो यहाँ के हेड कौन है अभी, यहाँ के विनय कुमार सक्सेना, याद रखिएगा विनय कुमार सक्सेना। ये चेंज होते रहता है तो अपडेट होने के लिए एक बार उसको आप चेक कर सकते, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ पर बेसिकली 2 जिले हैं मात्र, ठीक है। इतने बड़े क्षेत्र में 2 जिले हैं, पहला है लेह और दूसरा कारगिल। तो 2 जिले पड़ते हैं, लेह और कारगिल, ठीक है, लेह और कारगिल, ठीक है। और एक और चीज है, इसकी सर्वाधिक जो सीमा है, जो बाउंड्री लाइन है, वो किस देश से टच करती है, चाइना से, यानी चीन से लगी रहती है। क्योंकि हम देखे हैं यहां से पूरी तरीके से, यहां से लेकर यहां तक पूरी चाइना से इसकी बाउंड्री लाइन लगी हुई है। ये पूरी बाउंड्री लाइन चाइना से लगी हुई है, ठीक है। तो सर्वाधिक लद्दाख किससे कनेक्टेड है, चाइना से, ठीक है। अब यहां पर जो भाषा बोली जाती है, क्योंकि 2 मात्र जिले हैं, तो एक याद रखिएगा, यहां पर 2 भाषाएं बोली जाती हैं। पहली जो भाषा है, पहली लेह में कौन सी भाषा बोली जाती है, बौती भाषा बोली जाती है, ठीक है। और ये जो भाषा है ये तिब्बती भाषा का ही दूसरा रूप है, ठीक है। कारगिल में पुरखी भाषा बोली जाती है, कारगिल में पुरखी भाषा बोली जाती है। तो 2 भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है, 2 भाषाएं बोली जाती है, ठीक है। अब लद्दाख का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो लद्दाख ऊपरी भाग में है, ठीक है। यहाँ पर अधिकतर बर्फ से ये पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बर्फीला वाला क्षेत्र भारत का यही है, ठीक है, भारत का यही है। और लद्दाख को दूसरी भाषा में क्या बोला जाता है, लद्दाख को लैंड ऑफ पासेस, ठीक है, लैंड ऑफ पासेस भी कहा जाता है। लद्दाख का दूसरा नाम क्या है, लैंड ऑफ पासेस भी कहा जाता है। तो लद्दाख का एक्चुअल लोकेशन ये है, यहाँ पर है लद्दाख, ठीक है। यहाँ पर एक ग्लेशियर भी है, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, जो विश्व का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र है, 78 किलोमीटर ये चौड़ाई है उसकी, ठीक है। और लद्दाख में ही सबसे ऊपर में यहाँ पर एक अंतिम पॉइंट है, ठीक है, अंतिम पॉइंट है, यानी कि सबसे उत्तरी छोर
और उसको बोला जाता है इंदिरा कॉल। तो इंदिरा कॉल कहाँ है? लद्दाख में। ठीक है, तो इंदिरा कॉल कहाँ है? लद्दाख। ठीक है, चलिए आगे। अगला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है पौंडीचेरी या पुदुचेरी। देखिए, इसका पहला नाम था पुदुचेरी, अभी वर्तमान में नाम है सॉरी, इसका पहला नाम था, पहले इसका नाम था पौंडीचेरी। ठीक है, इसका पहले नाम क्या था? पौंडीचेरी। लेकिन 2006 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? पुदुचेरी कर दिया गया। क्या कर दिया गया? पुदुचेरी कर दिया गया। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इसका निर्माण हुआ था 1 नवंबर 1956, यानी 1 नवंबर 1956 को ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना। ठीक है, यहां कारण क्या था इसका बनाने का? तो है, इसका कारण था संस्कृति। तो संस्कृति कैसा कारण, संस्कृति कारण कैसे हुआ? देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारे भारत देश में अंग्रेजों का शासन था। तो जब अंग्रेजों का शासन था, उसके कुछ समय बाद जब अंग्रेज यहाँ पर अपना वर्चस्व बना रहे थे, उस समय से फ्रांस की सेना भी भारत में प्रवेश कर गई। यानी फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई। धीरे धीरे फ्रांसीसी लोग भी अपना यहाँ पर कब्जा करने लगे नीचे से। ठीक है, अब जब एक जगह दो लोग कब्जा करने के लिए करेंगे तो युद्ध तो होना ही है। तो याद रखिएगा, 1760 में 1760 में एक युद्ध हुआ था जिसे कहते हैं वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध बेसिकली 3 युद्ध लड़े गए थे, बेसिकली 3 युद्ध लड़े गए थे। ठीक है, और ये जो युद्ध लड़े गए थे इसमें फ्रांस की सेना जीत सकती थी पहले युद्ध में, लेकिन अंग्रेजों की सेना और अंग्रेजों की सोच और उनकी रणनीति की वजह से पहले युद्ध को समय से पहले ही समाप्त कर दिया गया। ठीक है, समय से पहले ही समाप्त कर दिया। फ्रांस का जो मेन था डुब्ले। ठीक है, तो कारण ये बोला जाता है कि 3 युद्ध हुए थे जिसमें से 2 युद्धों में, ठीक है, 2 युद्धों में प्रॉपर तरीके से परिणाम नहीं निकलेगा, लेकिन तीसरा जो युद्ध था, ठीक है, तीसरा जो वांडीवास का जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना के बीच, इसमें फ्रांसीसी सेना पराजित हो गई थी। और इसको पराजित होने के बाद अंग्रेजों ने यानी कि ब्रिटिश सेना ने फ्रांस की सेना को यहां से खदेड़ दिया था, यानी बाहर कर दिया। ठीक है, तो 1760 में युद्ध हुआ था फ्रांस और ब्रिटेन के। ठीक है, और ये युद्ध का नाम क्या था? वांडीवास का युद्ध। ठीक है, अब महत्वपूर्ण चीज क्या है कि पौंडीचेरी संस्कृति के आधार पर बनाया तो गया था, क्योंकि यहां से जब युद्ध हुआ, ठीक है, तो युद्ध होने के बाद यहां से सेना तो निकलना चालू हो गई थी फ्रांस की, लेकिन कुछ कुछ ऐसे गांव थे जहां पर फ्रांस के व्यापारी, फ्रांस के कर्मचारी वहां रुक गए। ठीक है, और धीरे धीरे वहां पर रुकने के कारण उन्होंने अपने गांव बना लिया था, और जहां पर फ्रांस के लोग रहे तो वहां की संस्कृति भी फ्रांसीसी संस्कृति होगी। तो कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पर लंबे समय तक उन्होंने निवास किया, व्यापार किया, और वहां पर कौन सी संस्कृति पाई गई? फ्रांस की संस्कृति पाई गई। ठीक है, अब यहां पर जैसे देखेंगे तो ये वाला जो एरिया पड़ता है, ये वाला एरिया है केरल का। ठीक है, और केरल के साथ साथ इसके बगल में पड़ेगा आपका ये वाला है तमिलनाडु। ठीक है, और यहां से एक लंबा सा आता है, ये होता है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो 3 राज्यों में ये फैला था। पहले ये गांव थे, ठीक है, पहले छोटे छोटे गांव में ये निवास करने लगे थे। एक गांव यहां था केरल में, एक गांव केरल में था, 2 गांव थे आपके तमिलनाडु में, और एक गांव था आपका आंध्र प्रदेश में। तो यहां कुछ गांव में पहले गांव थे, अब तो जिले बन गए। कुछ गांव में फ्रांस के लोग वहां पर निवास करने लगे थे। ठीक है, व्यापार करने के उद्देश्य से, रहने के उद्देश्य से निवास करने लगे थे। ठीक है, तो यहां पर 3 राज्य हैं। ठीक है, पहला राज्य कौन सा है? केरल, दूसरा है तमिलनाडु, और तीसरा आंध्र प्रदेश। तो अगर आपसे पूछेगा कि पौंडीचेरी जो है वो कितने राज्यों में फैला है, तो 3 राज्यों में फैला है, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब ये 3 राज्यों में तो फैला है, लेकिन ये कौन कौन से गांव हैं? तो सबसे पहला जो केरल में गांव है वो है माहे। और याद रखिएगा, हमारे भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? माहे जिला। कहां है? केरल में। ठीक है, अब तमिलनाडु में आते हैं तो ऊपर वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा कराईकल। ये हो जाएगा पहला पौंडीचेरी, फिर नीचे वाला कराईकल, ये हो जाएगा पौंडीचेरी, और उसके बाद ये हो जाएगा कराईकल। ठीक है, और ये हो जाएगा यनम। तो ये जो गांव है, 4 गांव को मिलाकर एक पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था संस्कृति के आधार पर।
ठीक है। और ये गांव में से सबसे बड़ा गांव पौंडीचेरी था, इसीलिए नाम रखा गया है पौंडीचेरी। और पौंडीचेरी की राजधानी भी पौंडीचेरी ही है। पौंडीचेरी की राजधानी क्या है? पौंडीचेरी है। तो याद रखिएगा, वांडीवास का युद्ध हुआ था। वांडीवास के युद्ध में फ्रांस की सेना हार गई थी और फ्रांस की सेना को बाहर निकाल दिया था। कुछ ऐसे गांव थे जहां पर फ्रांस के व्यापारी कर्मचारी लोग वहां लंबे समय तक रहे और उन्होंने अपनी संस्कृति की छाप छोड़ दी। तो उसमें से सबसे पहला गांव आएगा माहे, जो केरल में है। तमिलनाडु में 2 गांव है, पौंडीचेरी और कराईकल। आंध्र प्रदेश में 1 गांव है, यरम। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे, इसमें कुछ और चीजें हैं। सबसे पहला है, यहां पहले फ्रांस का कब्जा था, ये तो पता है। पहले यहाँ पर किसका कब्जा था? फ्रांस का कब्जा था। उन्होंने अपना मुख्यालय पौंडीचेरी को बनाया था। ठीक है, पौंडीचेरी को क्या बनाया था? मुख्यालय बनाया था। ठीक है, और करीबन बोला जाता है कि ये जो गांव थे, ये करीबन 138 वर्षों तक, 138 वर्षों तक ये किसके अधीन रहे? ये फ्रांस के अधीन रहे, यानी फ्रांस का नियम कानून चलता था। ठीक है, वहां पर। ठीक है, तो 138 वर्षों तक ये फ्रांस के अधीन रहा। ठीक है, और भारत संघ में इसका विलय कब हुआ था? तो याद रखिएगा, भारत संघ में विलय हुआ था 1 नवंबर 1954 में। इसका भारत संघ में क्या हुआ था? विलय हुआ था। ठीक है, और 2006 में, याद रखिएगा, 2006 में पौंडीचेरी का नाम पुदुचेरी कर दिया गया। और पुदुचेरी जो वर्ड है वो तमिल भाषा का शब्द है, याद रखिएगा, तमिल भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है नया गांव। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? नया गांव। तो पुदुचेरी जो है तमिल भाषा का शब्द है। और तमिल भाषा कहाँ बोली जाती है? तमिलनाडु में बोली जाती है। तेलुगु भाषा कहाँ बोली? आंध्र प्रदेश में। मलयालम भाषा कहाँ बोली जाती है? केरल में बोली जाती है। ठीक है, तो यहाँ याद रखिएगा, तमिल भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है नया गांव। ठीक है, अगला केंद्र शासित प्रदेश चलते हैं, नाम है चंडीगढ़। देखिए, जो चंडीगढ़ जो नाम है, ये चंडी माता के मंदिर के नाम पर पड़ा है। इसका नाम चंडी माता के मंदिर के आधार पर पड़ा है। और क्या नाम पड़ा है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ बेसिकली बसाने का श्रेय जाता है जवाहरलाल नेहरू जी का, इसीलिए इसे जवाहरलाल नेहरू जी के सपनों का शहर बोला जाता है। क्योंकि उस समय जब हमारा भारत देश में अंग्रेज शासन कर रहे थे, तो उस समय उत्तर भारत में सबसे बेहतरीन तरीके से जो बसाया गया जो शहर था, ठीक है, वो था लाहौर। लेकिन विभाजन के बाद लाहौर कहाँ चला गया? विभाजन के बाद लाहौर चला गया पाकिस्तान में। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद भारत में योजनाबद्ध तरीके से, देखिए, भारत में योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया सबसे पहला शहर उसके बाद जो था वो था चंडीगढ़। याद रहेगा। अब देखिए, चंडीगढ़ के बारे में देखते हैं। सबसे पहले चंडीगढ़ कब बना? तो चंडीगढ़ बना था 1 नवंबर 1966। अब 1 नवंबर 1966 में ऐसा क्या हुआ था? तो 1 नवंबर 1966 में पहले चंडीगढ़ किसकी राजधानी थी? तो पहले चंडीगढ़ राजधानी थी पंजाब की। और पंजाब जो है एक बड़ा राज्य था जिसमें हरियाणा के भी लोग रहते थे। पहला विभाजन नहीं हुआ था। फिर बाद में क्या हुआ? ठीक है, करीबन आता है, बोला जाता है कि जो चंडीगढ़ जो राजधानी थी, ठीक है, वो 1952 से लेकर 1966 तक, यानी 1952 से लेकर 1966 तक चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी थी। ठीक है, चंडीगढ़ किसकी राजधानी थी? पंजाब की राजधानी थी। फिर 1966 में दोनों को अलग कर दिया गया, यानी पंजाब जो पंजाबी बोलते थे और जो खड़ी बोली बोलते थे, ठीक है, हरियाणवी भाषा बोलते थे, सॉरी, हरियाणवी भाषा बोलते थे, उनको अलग कर दिया गया। और जब अलग कर दिया गया तो ऊपर वाला जो क्षेत्र है, देखिए, ये पूरा चंडीगढ़ वाला एरिया मान लेते हैं, ठीक है, तो इसका जो ऊपर वाला क्षेत्र है, ऊपर वाला भाग है, जो उत्तर पश्चिम वाला भाग है, ठीक है, उसको दे दिया गया पंजाब को। और जो पूर्व दक्षिण वाला भाग है या दक्षिण पूर्व वाला भाग है, उसको दे दिया गया हरियाणा को। क्योंकि जब 1966 में पंजाब और हरियाणा दोनों अलग हुए तो दोनों ने किसकी मांग की? चंडीगढ़ को राजधानी बनाने की मांग की। अब यह एक क्षेत्र तो एक ही राज्य का हो सकता है, 2 राज्यों के क्षेत्र नहीं हो सकते, लेकिन ये एक विवाद का विषय बन गया है। इसीलिए चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। कारण क्या था? विवाद। ठीक है, तो यहां पर विवाद हो गया, तो यहां से आधा जो है, यहां से कुछ क्षेत्र पंजाब को दे दिया गया, नीचे का कुछ क्षेत्र दे दिया गया हरियाणा को, और जो बीच का क्षेत्र बन गया उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। ठीक है, बीच का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। और चंडीगढ़ की राजधानी भी क्या है? चंडीगढ़। तो बोला जाता है इसका निर्माण 1 नवंबर 1966 को हुआ। क्यों? क्योंकि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग हुआ और हरियाणा का निर्माण हुआ, और
1966 में चंडीगढ़ का भी, ठीक है। तो डेट याद रखिए, 1 नवंबर 1966। संयुक्त राजधानी है पंजाब और हरियाणा की, इसकी खुद की राजधानी चंडीगढ़ है, ठीक है। अभी वर्तमान में यहाँ के हेड हैं गुलाब चंद्र कटारिया, ठीक है। ये बदलते रहते हैं तो थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। गुलाब चंद्र कटारिया, कारण क्या था? विवाद था। इसका निर्माण बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से किया गया है, इसीलिए इसका निर्माण फ्रांस के निवासी जो थे, जिन्होंने इसका निर्माण किया था, वो 1952 ली कार्बोजियर, ठीक है, ली कार्बोजियर द्वारा फ्रांस का निर्माण हुआ था। उन्हीं के देखरेख में फ्रांस का स्ट्रक्चर और फ्रांस का निर्माण, सॉरी 1952 में ली कार्बोजियर जो फ्रांस के निवासी थे, ठीक है, इन्हीं की देखरेख में चंडीगढ़ का निर्माण हुआ था। इन्हीं के देखरेख में चंडीगढ़ का क्या हुआ था? निर्माण। देखिए, चंडीगढ़ जो था उसे ब्यूटीफुल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, ब्यूटीफुल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया सबसे पहला शहर, ठीक है। और चंडीगढ़ में क्या है? तो चंडीगढ़ में रॉक गार्डन है, रोज गार्डन है, और इतना बड़ा रोज गार्डन है कि एशिया में सर्वाधिक फूलों की खेती यही होती है। तो एशिया में सर्वाधिक फूलों की खेती कहाँ होती है? रोज गार्डन में। और रोज गार्डन कहाँ है? चंडीगढ़ में, ठीक है। और चंडीगढ़ के बारे में खास चीज ये है कि चंडीगढ़ को 2008 में पॉलीथीन मुक्त कर दिया गया, यानी पॉलीथीन मुक्त शहर के रूप में इसको घोषित किया गया। और 2007 में धूम्रपान रहित शहर घोषित किया गया। अब ये तो मुश्किल है, बट बताया गया है। तो 2008 में पॉलीथीन मुक्त किया गया, 2007 में धूम्रपान रहित शहर बनाया गया, ठीक है। तो ये चंडीगढ़ के बारे में कुछ डिटेल्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो आता है वो दमन एंड द्वीप, दादरा नागर हवेली। सबसे पहली चीज तो ये है कि दमन एंड द्वीप, दादरा नागर हवेली की जब चर्चा करते हैं तो इसका निर्माण कब हुआ? तो इसका निर्माण हुआ है 26 जनवरी 2020। 26 जनवरी 2020 में ऐसा क्या हुआ? 26, देखिए, पहले दमन एंड द्वीप, दादर नागर हवेली, दमन एंड द्वीप अलग थे, दादर नागर हवेली अलग था। लेकिन बाद में 2020 में इनको एक करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, दमन एंड द्वीप, दादर नागर हवेली, ठीक है। तो ये कब किया गया? 26 जनवरी 2020 में। इसकी राजधानी है दमन। और इसको केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया गया? क्योंकि छोटा आकार है। इनको केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया गया? छोटा आकार है, ठीक है। अब यहां पर विलय कब हुआ था? 2019 में। तो याद रखिएगा 2019 में दोनों का विलय हो गया था। और मान्यता कब मिली थी? 26 जनवरी 2020। जो डेट लिखा हुआ है, यहाँ के हेड हैं अभी वर्तमान में श्री प्रफुल्ल पटेल, श्री प्रफुल्ल पटेल। अब इसकी स्थिति देखते हैं। अगर आप देखोगे, ये जो भारत का निचले पायदान वाला नक्शा है, यानी प्रायद्वीपीय नक्शा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे ये पड़ता है गुजरात, ठीक है। तो गुजरात की ये वाला जो सकरा वाला जो जगह है, इस प्रकार का यू आकार या वी आकार का शेप बोलोगे, तो ये इस प्रकार का जो सकरा वाला जगह है, इसे बोलते हैं खाड़ी, इसे बोलते हैं खाड़ी। अब खाड़ी क्या होता है? खाड़ी एक ऐसा भूभाग जो तीन ओर से भूमि से कनेक्ट हो। इधर भी भूमि है, इधर भी भूमि है, ठीक है, और इधर भी भूमि, ठीक है, और एक और जल से कनेक्ट होता है, एक और जल से कनेक्ट होता है, तो इसे कहते हैं खाड़ी। खाड़ी होता है यू और वी आकार के शेप में होता है, सकरा होता है, और वहां पर, ठीक है, तीन ओर से भूमि से कनेक्ट हो, एक ओर से जल से कनेक्टेड होता है, तो उसे कहते हैं खाड़ी। और पेनिनसुला जस्ट इसका, यानी कि प्रायद्वीप जस्ट इसका उल्टा होता है। देखिए, इसका प्रायद्वीप जो होता है वो जस्ट इसका क्या होता है? उल्टा होता है। जैसे हमारा भारत है, ठीक है, भारत को इस पोर्शन को प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रायद्वीप या पेनिनसुला किसे कहा जाता है? जो तीन ओर से जल से घिरा हो, जो तीन ओर से जल से घिरा हो और एक ओर से भूमि से कनेक्ट हो, उसे क्या बोलते हैं? उसको पेनिनसुला या प्रायद्वीप कहते हैं, पेनिनसुला या प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखेंगे तो यहां पर की जो यू आकार या वी आकार के शेप दिख रहा है, ये है आपका खंभात की खाड़ी। क्या है? खंभात की खाड़ी। तो याद रखिएगा, कभी पूछेगा कि खंभात की खाड़ी कहाँ है, तो गुजरात के निचले वाले पोर्शन में है, महाराष्ट्र से भी लगा हुआ है, तो मेनली कहाँ है? गुजरात में। तो ये खंभात की खाड़ी है। और इसी खंभात की खाड़ी के किनारे किनारे ये दमन एंड दीव और यहाँ दादर और नागर हवेली स्थित है।
तो ये चारों को मिलाकर एक कर दिया गया है दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली। ये कहाँ है? तो अगर आपसे पूछा जाए तो ये है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी में कहाँ है खंबात की खाड़ी? तो गुजरात में, ठीक है। और याद रखिएगा इधर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर से एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है अरावली, सॉरी यहाँ पर है विंध्याचल पर्वत, ठीक है। और विंध्याचल पर्वत के नीचे आ जाएगा एक और है सतपुड़ा, ठीक है। और सतपुड़ा के नीचे एक पर्वत श्रेणी आ जाएगी जिसे कहते हैं अजंता। यहाँ पर एक और पर्वत श्रेणी आ जाएगी अजंता। इसको बनाने का मेन उद्देश्य ये है कि यहाँ से एक नदी आती है, ठीक है। तो यहाँ पर से नर्मदा नदी फ्लो होती है और नर्मदा नदी जो है इस साइड में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। तो ये कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। तो याद रखिएगा ये नदी हो गया और ये ताप्ती नदी होगी। ये दोनों नदियां कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। तो पहली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। और दूसरी नदी कौन सी है? ताप्ती नदी। और ये कौन से पहाड़ियों के बीच है? विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच। और ये किसके किसके बीच है? सतपुड़ा और अजंता के बीच। ये दोनों की दिशा जो है वो पश्चिम तरफ है और पश्चिम में जाकर ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। यानी कि इसी द्वीपों के आसपास इनका क्या होता है? निष्कासन होता है। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। इसके बारे में कुछ और चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो ये पहले पुर्तगालियों के अंतर्गत था, यानी कि दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली जो थे वो पुर्तगालियों के अंतर्गत थे। पुर्तगाली यहाँ पर मतलब एक तरीके से अपने कब्जे में रखे थे, ठीक है। 11 अगस्त 1961 को, ठीक है, 11 अगस्त 1961 को मुक्त कराया गया। यानी कि किसी वो आसानी से मुक्त नहीं करना चाहते थे, ठीक है। तो इसे मुक्त कराया गया था सैन्य कार्रवाई के द्वारा, पुलिस कार्रवाई के द्वारा 11 अगस्त 1961 में मुक्त कराया गया था, याद रखिएगा, ठीक है, मुक्त कराया गया था। और 1987 में, याद रखिएगा 1987 में इसको यूनियन टेरिटरीज का दर्जा दिया गया था। कब दर्जा मिला था? 1987 को। फिर बाद में विलय कर दिया गया। तो विलय के डेट को याद रखना है 26 जनवरी 2020 को अपने को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले पुर्तगालियों के अंदर में था। 11 अगस्त 1961 को इसको मुक्त कराया गया था। 1987 को इसे यूटी का दर्जा मिला था, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है। और यहाँ याद रखिएगा खास बात क्या है? प्राकृतिक सुंदरता। प्राकृतिक सुंदरता, यहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं, ठीक है, घूमने के लिए अच्छी जगह है। प्राकृतिक रूप से बहुत अच्छी सुंदर जगह है। प्राकृतिक सुंदरता और हरी भरी हरियाली से ये पूरी तरीके से भरपूर स्थान है जो टूरिस्ट प्लेस के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। इसमें टोटल 3 जिले आते हैं। दादर नागर हवेली एक जिला रहता है, दमन दूसरा जिला और दीव तीसरा जिला, ठीक है। तो इसमें 3 जिलों का समूह, ठीक है। तो 3 जिलों का समूह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 जिलों का ये समूह है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए